हेलो फ्रेंड्स, आई होप मेरे पिछले दो जो भी वीडियोस थे वो आपने देखे होंगे। रिसर्च पे पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन पे। दूसरा वीडियो पहला रिसर्च मेथड्स पे था, दूसरा रिसर्च डिज़ाइन पे था, और तीसरा जो वीडियो था वो मेजरमेंट एंड स्केलिंग पे था। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे, आपने कुछ देख के कुछ सीखा होगा और ये कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़ा समझ में आए होंगे। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि सैम्पलिंग डिज़ाइन पे भी मैं एक वीडियो शेयर करूंगा। सैम्पलिंग डिज़ाइन जो है ये बीबीए में थर्ड यूनिट का पार्ट है और कानपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, और बाकी भी कई जगहों पे काफ़ी यूजफुल है सैम्पलिंग डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको ज़रा देखते हैं क्या है ये। सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस यानी कि किस तरह से हम सैम्पलिंग डिज़ाइन करते हैं या सैम्पलिंग डिज़ाइन की जाती है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन द पॉपुलेशन, second step is determining the sampling field, then select the sampling technique, and then determine the sample size. And lastly, execute the sampling process. So defining the population. Population क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं स्टेप्स क्या है। देखिए, पॉपुलेशन का मतलब वो टारगेटेड एरिया है या टारगेटेड लोग हैं या वो टारगेटेड चीज है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। पॉपुलेशन का मतलब है जिसे हम टारगेट कर रहे हैं या जिसको स्टडी करना चाहते हैं। सपोज करिए मैं अगर कोई स्टडी करना चाहता हूँ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स पे जो इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर जितने भी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं वो मेरी पॉपुलेशन हो जाएंगे। अगर मैं एक स्टडी करना चाहता हूँ प्राइवेट बैंक एम्प्लॉइज पे इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर जितने प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉइज हैं वो मेरे पॉपुलेशन के पार्ट होंगे, पॉपुलेशन होंगे। पॉपुलेशन मतलब जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं। पॉपुलेशन जो है वो बिलोंग करती है एक लार्जर सेट को जिसको यूनिवर्स कहा जाता है। और अगर हम पॉपुलेशन के एक एक एलिमेंट को लेके स्टडी करते हैं तो उसको हम सेंसस सर्वे कहते हैं। मगर वो करना बहुत मुश्किल है और बहुत मेहनत का काम है, काफी सारा समय भी लग जाता है, तो इसलिए वो काम सिर्फ हम गवर्नमेंट के लिए छोड़ देते हैं। हम लोग सेंसस सर्वे नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं सैम्पलिंग सर्वे या सैंपल सर्वे। सैंपल का क्या मतलब हुआ? सैंपल का मतलब हुआ कि हमने पूरी पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट पॉपुलेशन का ले लिया और फिर उसको स्टडी कर लिया। मान लीजिए कहीं पे प्रोडक्शन चल रहा है और बहुत सारे यूनिट्स बन के निकल रहे हैं, तो आप वहां पे खड़े हुए हैं, सही प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा देखने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप ऑल ऑफ अ सडन अचानक से कहीं से रैंडमली कुछ बने हुए प्रोडक्ट्स को पिक करके चेक कर लेंगे। अगर वो रैंडमली जो आपने पिक करे हैं प्रोडक्ट्स वो ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्शन की जो लॉट है वो ठीक आ रही है। और अगर आपने जो सैंपल्स चूज करे हैं वो गड़बड़ निकल रहे हैं, रैंडमली जो पिक करने पे गड़बड़ निकल रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्शन में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। तो सैंपल क्या है? सैंपल इज दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज लाइक अ which act like a representative to that population, right? आइए देखते हैं आगे। ये 5 स्टेप आपने पहले समझ लिए। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, determining the sampling field, selecting sampling technique, then determining sample size, and then executing the sampling process. अब वन बाय वन जरा देखें क्या है। तो डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन जैसे मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए पढ़ के। The target population is the collection of elements or objects that possess the information sought by the researcher and about which inferences are to be made. The target population should be defined in terms of elements, sampling units, extent and time. तो टारगेट पॉपुलेशन एलिमेंट्स का वो कलेक्शन है या ऑब्जेक्ट्स का वो कलेक्शन है जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो रिसर्चर ढूंढ रहा है, और उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद फिर वो निष्कर्ष पे पहुंचेगा, वो इंफरेंस निकालेगा। तो टारगेट पॉपुलेशन जो है ये एलिमेंट्स में हो सकती है, सैम्पलिंग यूनिट्स में हो सकती है, एक्सटेंट और टाइम में हो सकती है, या इनसे ये टर्म्स जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वो ऑब्जेक्ट है जिससे हमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यानी कि जैसे हमारा रिस्पोंडेंट। सैम्पलिंग यूनिट क्या है? सैम्पलिंग यूनिट एक एलिमेंट है। देखिए, रिसर्च कई सारे फेजेस में हो सकती है, सैम्पलिंग भी कई सारे फेजेस में हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप बैंक के एम्प्लॉइज का सर्वे करना चाहते हैं जो प्राइवेट बैंक में इंडिया के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो इंडिया के अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, तो आप चूज करेंगे कि किस स्टेट की स्टडी करी जाए। मान लीजिए आपने लिया कि भाई ऐसा करते हैं, हम
एक साउथ का स्टेट ले लेते हैं, एक वेस्ट का, एक ईस्ट का और एक नॉर्थ का, और एक सेंट्रल कोई लोकेशन ले लेते हैं। तो आपने 5 स्टेट चूज कर लिए, अपने का भी ऐसा रखते हैं, यूपी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। तो अब आपने क्या किया, और दिल्ली। तो इन लोग इतनी जगहों को आपने चूज कर लिया। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक स्पेस थी, यहाँ पे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थे ये थे सैम्पलिंग यूनिट। अब आपने मान लीजिए इन 5 को चुन लिया, तो अब दिल्ली के अंदर जो आपने बैंक्स आइडेंटिफाई करें, नंबर ऑफ बैंक्स की, भाई IDFC बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और येस बैंक के जो भी और प्राइवेट बैंक है, तो वो भी तो आप चूज करेंगे। तो ऑब्वियस स्टेज में बैंक हो गए सैम्पलिंग यूनिट। फिर बैंक के अंदर पहुंचे तो एम्प्लॉयज हो गए सैम्पलिंग यूनिट, जिनको आप चूज करेंगे। सारे एम्प्लॉयज तो पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, तो वहां जिन्हें आप चूज कर रहे हैं वो हो गए। सैम्पलिंग यूनिट हर एक फेज का एलिमेंट है, समझ गए, या वो यूनिट है जिसमें वो एलिमेंट कंटेन्ड है। Sampling unit is an element or a unit containing the element that is available for selection at some stage of the sampling process. समझे? अच्छा, एक्सटेंट क्या है? एक्सटेंट है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। जैसे यूपी में अगर काम कर रहे हो तो यूपी हो गई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। आप यूपी खाली स्टडी करना चाहते हो, इंडिया स्टडी करना चाहते हो, तो एक्सटेंट का मतलब, एक्सटेंट मतलब आपकी रिसर्च कहाँ कौन कौन से ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को कवर कर रही है वो। टाइम, टाइम इज द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन जिस पे की रिसर्च ये हो रही है, जिस टाइम पीरियड पे ये रिसर्च करी जा रही है। जैसे प्री कोविड, पोस्ट कोविड आप रिसर्च कर रहे हो तो ये टाइम पीरियड का एग्जांपल है। अच्छा, सैम्पलिंग फ्रेम, डिटरमाइनिंग द सैम्पलिंग फ्रेम जो सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप है क्या, डिटरमाइनिंग द सैम्पलिंग फ्रेम का क्या मतलब है? सैम्पलिंग फ्रेम का पता लगाना। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? सैम्पलिंग फ्रेम एक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स का टारगेट पॉपुलेशन की, यानी कि कोई लिस्ट, कोई डायरेक्टरी, कोई डेटाबेस, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपको आपका सैंपल, जो आपके पॉपुलेशन के एलिमेंट हैं जिन्हें आप स्टडी करना चाहते हो, वो मिल जाए, उनकी लिस्ट मिल जाए। सपोज करिए कि आप ऑनलाइन जो लोग परचेज करते हैं, फूड डिलीवरी करवाते हैं, उन पे स्टडी करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, जोमेटो या स्विगी या जो भी और इस तरीके के फूड डिलीवरी वाली कंपनीज हैं, उनसे डेटा खरीद लिया। उन डेटा को आपने उनके डेटाबेस पे या वो जो लिस्ट मिली उसमें से आप देख सकते हैं कौन कौन लोग हैं जो आपका ऑनलाइन डिलीवरी करवा रहे हैं फूड की। अब वही टारगेट ऑडियंस है, आपके उसमें से चूज कर लिया। मैं अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स पे सर्वे करना चाहता हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी में गया और वहां से उनके एनरोलमेंट की लिस्ट निकलवा ली। अगर मैं मान लो किसी एरिया में जो लोग हैं उनकी डेमोग्राफिक स्टडी का कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, तो इलेक्टोरल जो रिकॉर्ड है उसका, राइट, अगर एडल्ट्स का मैं करना चाहता हूँ तो इलेक्टोरल रिकॉर्ड जो नगर निगम का होगा वहां से भी काम चल जाएगा। तो इलेक्टोरल रिकॉर्ड भी, तो इस तरीके की कोई भी लिस्ट, कोई डायरेक्टरी, कोई ऐसा जहां पे आपको आपके जो सैंपल एलिमेंट्स हैं, जिनको आप पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं जिन्हें स्टडी करना चाहते हैं, उनकी कोई लिस्ट, डायरेक्टरी, कोई कुछ ऐसा हो, तो वो सैंपलिंग फ्रेम, जैसे 10 डायल भी एक तरीका सैंपलिंग फ्रेम। अच्छा, फिर सैम्पलिंग टेक्निक चूज करना। तो ये देखिए, दो तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, इनमें क्या फर्क है? एक में, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में जो एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, उनके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में हर एक एलिमेंट जो सेलेक्ट हो रहा है, जो जो भी उस पॉपुलेशन का पार्ट है, उनमें से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। उनके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी या उनके रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होती है। यानी आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, अगर वहां प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, तो जो सेलेक्ट हो रहे हैं और जो नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, उनके सबके चुने जाने की या ना चुने जाने की, सेलेक्ट होने की या ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। ऐसा नहीं कि किसी के चांस ज्यादा है सेलेक्ट होने के, किसी के चांस कम है सेलेक्ट होने के, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में ये वैरी कर सकता है। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें 4 टाइप्स इन्होंने बताए हैं, कन्वीनियंस, जजमेंटल, कोटा एंड स्नोबॉल। कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी जैसा नाम से ही है कि जिसमें बहुत आसानी से हमें डेटा मिल जाना चाहिए, तो वो लोग जो हमें आसानी से अवेलेबल हैं और जो आसानी से डेटा देने को रेडी है, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में कंसीडर कर जाते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग में कुछ क्राइटेरिया होता है प्री डिसाइडेड, उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं। कोटा सैम्पलिंग में हम पॉपुलेशन
में जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा कलेक्ट करते हैं। और स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम ऐसे लोग जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं उनको सर्च करते हैं और फिर उन्हीं रिस्पोंडेंट से पूछते हैं कि भाई आप इस तरह के और 2-3 लोग बता दीजिए। फिर उन रिस्पोंडेंट्स जो रेफरेंस से मिले हुए हैं उनके पास जाते हैं, फिर उनसे भी रेफरेंस मांगते हैं। तो इस तरीके से हम चेन सिस्टम की तरह बढ़ते चले जाते हैं। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की बात करें तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड अदर सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो आप जैसा नाम से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि रैंडमली हमें ये सैम्पलिंग करनी है, एकदम सिंपल। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है कि हमने क्या किया, सपोज करिए एक क्लास है, 60 बच्चों की क्लास है या 60 बच्चों की ऑडियंस है और उसमें से हमें सेलेक्ट करने हैं मान लीजिए 5 को। तो 60 बच्चों के पूरे 60 बच्चों के नाम लिए, उनकी चिट्स बनाई, उन चिट्स को 60 चिट्स को एक बाउल में डाल दिया, फिर उस बाउल को खूब अच्छे से हिला विला कर रख दिया, फिर उसमें से रैंडमली हमने वो 5 नाम चूज कर लिए। तो कोई भी सिलेक्ट हो सकता था या कोई भी रिजेक्ट हो सकता था। जो सिलेक्ट हुए उनकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी की रिजेक्ट होने वालों की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गई। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या किया, 60 बच्चे हैं, हमने कहा हम हर 5वां बच्चा ले लेते हैं, तो हमने तो फिर हमने अल्फाबेटिकली लगा लिया उनके नामों को, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेटिकली लगा लिया, तो जो 5वें नंबर पे आया उसको ले लिया, जो 10वें पे आया उसको ले लिया, फिर जो 15 पोजीशन 28 25, तो 5-5 के गैप पे हमने इस तरीके से हर 5वां बंदा चूज कर लिया। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग थी। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है, इसमें क्या है, अगर हमारी पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस है तो पहले हमने क्या किया कि उस पॉपुलेशन में अलग अलग सब पॉपुलेशन के ग्रुप्स बना लिए या स्ट्रेटा बना लिए, और उसके बाद फिर उस स्ट्रेटा में से हमने रैंडमली लोगों को चूज कर लिया। तो एक स्ट्रेटा जो है वो दूसरे स्ट्रेटा से बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन उस स्ट्रेटा के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब होमोजीनियस हैं, वो सब एक जैसे हैं, वो स्ट्रेटा पूरा एक जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जो है जगह पे गए और वहां पे आपने देखा कि भाई बहुत सारे लोग भीड़ लगाए हुए हैं, तो आपने उसमें कहा कि जितने मेल्स हैं वो एक तरफ बैठ जाएं, फीमेल्स एक तरफ बैठ जाएं, बच्चे एक तरफ बैठ जाएं, ठीक है, और बच्चों में भी मेल फीमेल अलग अलग कर दिया। तो क्या करा आपने, हेटेरोजेनिटी थी उसको आपने उस पॉपुलेशन को होमोजेनियस ग्रुप्स में बांट दिया, यानी आपने स्ट्रेटा, तो एक स्ट्रेटा मेल्स का हो गया, एडल्ट मेल्स, एडल्ट फीमेल्स, दूसरा यंग मेल्स एंड यंग फीमेल्स। तो आपने 4 ग्रुप्स बना दिए, ये 4 ग्रुप्स को आप स्ट्रेटा कह सकते हो, जेंडर के बेस पे और एज के बेस पे आपने ये बनाए। अब आपको जितने जितने पॉपुलेशन एलिमेंट्स यूज करने थे उतने अब आप इसमें से रैंडमली चूज कर सकते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग थोड़ा सा इससे अलग है स्ट्रैटिफाइड से। इसमें जो क्लस्टर है या ग्रुप है वो आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है विद इन द क्लस्टर तो हेटेरोजीनियस है, यानी क्लस्टर के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें तो बड़ा वेरिएशन है, काफी हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन है, मगर वो जो क्लस्टर दूसरे क्लस्टर्स हैं वो सारे क्लस्टर्स आपस में सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने क्लस्टर चुनना है, तो उन क्लस्टर्स के ग्रुप में से कुछ क्लस्टर्स आप चुन लोगे और फिर उन क्लस्टर्स को स्टडी कर लोगे, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई। ठीक है, अभी डिटेल में सारी टेक्निक्स मैं बताता हूँ, डोंट वरी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सा पढ़ते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन a sample of convenient elements. Often respondents are selected because they happen to be in the right place at the right time. तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हम क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम कन्वीनियंट एलिमेंट्स को चूज कर रहे हैं। वो रिस्पॉन्डेंट सेलेक्ट हो रहे हैं इसमें ज्यादातर जो उस वक्त पे वहां मौजूद थे जब हम सर्वे करना चाहते थे। ज्यादातर आप देखते हैं यूज ऑफ स्टूडेंट्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को आपने चूज कर लिया। आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं, आपने अपने ही फ्रेंड्स को चूज कर लिया, आपने टीचर्स को चूज कर लिया, तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग हो गई। मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू, मॉल में चले गए और जिसने डेटा दे दिया उससे डेटा ले लिया आपने, ठीक है, जिसने भी बोला कि हम डेटा दे देंगे आपने कहा दे दिया, ठीक है, तो रिस्पॉन्डेंट आपका वो जो था वो बड़ा इजीली अवेलेबल था, उसको आपने चूज कर लिया। डिपार्टमेंटल स्टोर में जो लोगों की लिस्ट ले ली और आप मतलब जो भी लोग वहां प्रेजेंट है उनसे आप डेटा कलेक्ट कर ले रहे हो, पीपल ऑन द स्ट्रीट, सड़क पे जाके भी इंटरव्यू कर ले रहे हो। इस तरीके की चीजें कन्वीनियंस सैम्पलिंग में का हिस्सा है। अच्छा,
कन्वीनियंट सैम्पलिंग तो सबसे आसान, सबसे इजी, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था, जो मिल गया और जिसने डेटा दे दिया उसका डेटा ले लिया। जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या है? जजमेंटल सैम्पलिंग इज अ फॉर्म ऑफ कन्वीनियंट सैम्पलिंग in which the population elements are selected based on the judgment of the researcher। यहाँ रिसर्चर जो है किसी से भी डेटा नहीं ले रहा, यहाँ जजमेंट चूज कर रहा है, रिसर्चर चूज कर रहा है, जज कर रहा है कि किससे डेटा लेना है और किससे नहीं लेना। सपोज करिए आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है जिसमें यू वांट इंफॉर्मेशन अबाउट द कार ओनर्स की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में कार खरीदी हो, कार परचेजर्स और ओनर। तो अभी क्या है कि आपने, जब आपको ऐसे लोग कहाँ मिल जाएंगे? पार्किंग लॉट में मिल जाएंगे, आपको पेट्रोल पंप्स में मिल जाएंगे। जब आप ऐसी जगह पे गए तो वहां पे अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो बंदा है ये ड्राइवर है या ये कार ओनर है, या ये जो बंदा है ये गाड़ी इसकी खुद की है या इसकी किसी रिलेटिव की है कि उसके पापा ने परचेज करके उसको दी, क्योंकि आपको डेटा लेना है उन लोगों से जिन्होंने एक्चुअल परचेज किया है। तो ये अब आपको आइडेंटिफाई करना, यानी आपको यहाँ जज करना है। जब ऐसा कोई क्राइटेरिया लग जाता है तो जजमेंट सैम्पलिंग, ठीक है। जब किसी से कहीं से भी डेटा ले रहे हो तो कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। जजमेंट में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए। जैसे टेस्ट मार्केट, एक पर्टिकुलर कुछ लोगों को आपने दिया, जज करके दिया कि भैया बताइए। परचेज इंजीनियर, आपको इंडस्ट्रियल मार्केटिंग रिसर्च करनी है तो जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं लोगों से जो डेटा लोगे कि किसी से भी ले लोगे, ठीक है। एक्सपर्ट विटनेसेस कोर्ट में, जिसने देखा है घटना को वही तो जाके गवाही दे पाएगा ना, जिसको उससे के बारे में पता नहीं, वो क्या करेगा? तो यू हैव टू जज दैट वेदर these elements qualify the criteria or not, right? If they qualify the criteria they are taken, otherwise they are omitted from the research। अब कोटा सैम्पलिंग, इसमें क्या करें? कोटा सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि हम इसमें पॉपुलेशन में जो ग्रुप्स हैं वो देखते हैं कि कितने उनके कितने परसेंट है पॉपुलेशन के पार्ट में, और जितना उनकी पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग उनका उतने ही हम रिस्पॉन्सेज भी ले लेते हैं, उसी रेशियो में। कैसे? देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो परसेंटेज है मेल्स का वो है 48, फीमेल्स का है 52। तो सैंपल में भी हमें यही करना है। सैंपल हमने उसी हिसाब से, मान लीजिए 1000 लोगों की पॉपुलेशन थी, जब 1000 हमें सैंपल कलेक्ट करना था तो हमने क्या किया, फीमेल मेल्स के 48%, तो हमने 1000 डेटा कलेक्ट करना था तो हमने क्या किया, 48% मेल्स का डेटा लिया और 52% फीमेल्स का डेटा लिया। सपोज करिए एक जगह पे आप कहीं पे गए और वहां पे आपने देखा कि भाई साहब एक कॉलेज है, मान लीजिए उस कॉलेज से आपको डेटा उठाना, उस कॉलेज में गए तो देखा, आपने पता लगाया तो बोले भाई इनके यहाँ 500 स्टूडेंट साइंस के हैं और 300 स्टूडेंट्स जो है वो कॉमर्स के हैं और 200 स्टूडेंट्स जो है वो आर्ट्स के हैं। तो उनका जो परसेंटेज हो गया 50%, 30%, 20%। तो अब जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मान लो आपको 100 डेटा कलेक्ट करना है, तो 100 डेटा कलेक्ट करते वक्त आप क्या ध्यान रखोगे कि 50% डेटा कलेक्ट करना है साइंस से, ठीक है। टोटल का 50%, यानी 100 का 50%, 50, तो 50 डेटा लिया साइंस से, 30 डेटा लिया कॉमर्स से, 20 लिया आर्ट्स से, ठीक है। तो 50, 30, 20 इसी कोटा में आपने ली, यानी कि एक परसेंटेज फिक्स हो गया। 10% डेटा आपने, जो भी उसमें थे लोग उनका 10% लोगों का डेटा ले लिया। 500 का 10% 50, 300 का 30, 200 का 20। तो कोटा फिक्स कर देगी इनको, जिससे क्या हो, कोटा फिक्स नहीं करोगे तो क्या हो, तो कुछ लोग छूट जाएंगे या कुछ लोग कम है लेकिन वो ज्यादा उनके रिस्पॉन्सेज आपके पास आ जाएंगे। तो इसलिए कोटा सैंपलिंग करते हैं, इसमें हम उनकी पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन है उसी के रेशियो में डेटा सैंपल की भी कंपोजिशन रखते हैं। फिर है भाई स्नोबॉल सैंपलिंग, ये बड़ी मजेदार सैंपलिंग है और आजकल काफी चलन में भी है, साइकोग्राफिक रिसर्च में, साइकोलॉजी में काफी यूज हो रही है। ये एक ऐसी रिसर्च है या ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जहां पे हम पहले इनिशियली तो चूज करते हैं अपने रिस्पोंडेंट्स को, खुद आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज करिए वॉयलिन प्लेयर्स का डेटा चाहिए आपको, ऐसे लोगों का डेटा चाहिए जो वॉयलिन प्ले करते हैं। तो अब एक दो ढूंढे आपने, भाई वॉयलिन प्लेयर आपको मिल गए, फिर आप उनके पास पहुंच गए, आपने रिक्वेस्ट करी कि सर डेटा आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने उनसे क्वेश्चन अपना फिल करा लिया या उनका इंटरव्यू ले लिया।
उसके बाद आपने उनसे क्या कहा कि भैया देखो ऐसा है, आपका तो इंटरव्यू ले लिया हमने और हमें और लोगों का भी लेना है इंटरव्यू, तो क्या आप हमें 2-3 लोग बता सकते हैं जो वॉलंटियर करते हैं? तो उन्होंने आपको बताया, रेफरेंस ले दिया। अब उनके रेफरेंस लेके आप उन लोगों के पास चले गए, उनसे डेटा लिया, फिर उन लोगों से और फर्दर रेफरेंसेस लिए, फिर जिसके ऐसे करते करते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, इस तरह एक्सपोनेंट आप कितना सैंपल साइज पूरा कवर करोगे जितने भी सैंपल आपको कलेक्ट करना है। स्नोबॉल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि बर्फ का जब एक गोला पहाड़ के ऊपर से स्नोबॉल गिरता है ना, तो उसका साइज छोटा होता है, लेकिन नीचे आते 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 वो बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो पहाड़ में जो बर्फ लगी हुई होती है स्लोप पे, उसको भी वो साथ में लेयर उसकी चढ़ाते चला आता है, वो कवर होता जाता है उससे, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में हम एक दो रिस्पॉन्डेंट से शुरू करते हैं और फिर 2 से 4, 4 से 16, 16 से एंड फर्दर होता जाता है। ठीक, तो देखिए ये लिखा भी है, आफ्टर बीइंग इंटरव्यूड दीस रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई अदर्स हु बिलोंग टू द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अपने जैसे ही वो लोग बता दीजिए, जैसे जिस क्राइटेरिया पे आप फॉलो कर रहे हैं वैसे ही और लोग बता दीजिए, राइट। तो रेफरल के बेसिस पे आपको फर्दर रिस्पोंडेंट्स सेलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की अब बात करी जाए, पहले हम लोगों ने नॉन प्रोबेबिलिटी देखा जिसमें हम लोगों ने 4 देखे, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। वो कैसे थे? नॉन प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या करना? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जैसे मैंने बताया बिल्कुल इजी, प्योर रैंडम है, कोई बायसनेस नहीं है, सारे एलिमेंट्स के पास इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं या रिजेक्ट हो सकते हैं। पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज अ नोन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। हर एक एलिमेंट की जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो पता भी है, नोन भी है और इक्वल भी है। सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कोई बायसनेस नहीं है, एकदम फेयर है। Each possible sample of a given size n has a known and equal probability of being the sample actually selected. यानी हर एक पॉसिबल सैंपल की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इक्वल होगी एक्चुअली सेलेक्टेड, मतलब जितने भी सैंपल बन सकते थे, जितने भी एलिमेंट्स लिए जा सकते थे, उन सबके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी की सिलेक्ट होने हुए जो सेलेक्ट हो गया है उसकी प्रोबेबिलिटी थी सेलेक्ट होने की। यानी कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और सबकी प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट या रिजेक्ट होने की सेम है। ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग। एग्जांपल ये हो सकता है कि आपने वही कि 50 बच्चों की क्लास है, सबके नाम लिए, उनके नाम की चिट्स बनाई एक जैसी, उसको एक बाउल में डाल दिया, बाउल को खूब अच्छे से आपने मिक्स कर दिया, चर्न कर दिया और फिर उसमें से रैंडमली कुछ चिट्स आपने पिक कर लिया। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखिएगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में जैसे मैंने बताया कि हर 5वां या 10वां या 20वां या 100वां, ये आप पे एक साइंटिफिक तरीका या साइंटिफिक एग्जांपल ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। Sample is chosen by selecting a random starting point and then picking every ith element in succession from the sampling frame. The sampling interval I is determined by dividing the population size n by the sample size n and rounding to the nearest integer. When the ordering of the element is related to the characteristic of interest, systematic sampling increases the representativeness of the sample. यहाँ क्या कह रहे हैं? पहला पॉइंट कह रहे हैं कि जो सैंपल है उसको हम एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे, यानी हमने सोचा कि चलो हम हर 10th बंदा लेंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर दिया? 3 से। तो जब 3 से करा तो 10 पहले 3 लिया, फिर 13 लिया, फिर 23 लिया, फिर 33 लिया, तो हर 10th तो ले रहे, पर स्टार्ट 3 से भी 3 से कर दिया, 4 से कर देते, 5 से कहीं से भी कर देते, 4 से करते तो फिर 14 और 24, फिर उसके बाद 34, इस तरह से करते चले जाते। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यार ये कितना गैप रखा जाए। तो सैम्पलिंग फ्रेम में आपने देखा, मान लीजिए सैम्पलिंग फ्रेम में 1000 लोग हैं, या जैसे जो एग्जांपल दिया है कि सैम्पलिंग फ्रेम में यहाँ पे 1 लाख एलिमेंट्स हैं और आपको 1000 लोगों का डेटा लेना है, तो 1 लाख को 1000 से डिवाइड किया, आ गया 100। तो अब हर 100 बंदा आपको लेना है। अब आपने शुरू कर दिया 3 से, राइट। तो पहला एलिमेंट आपका हो गया, मान लीजिए आपने 23 से शुरू करा,
तो 23 से शुरू करा तो पहला हो गया 23, दूसरा क्या हो जाएगा 123, तीसरा 223। तो लिस्ट है मान लो 1 2 3 4 ऐसे पूरे 1 लाख लोगों की लिस्ट है। तो 23 नंबर वाला बंदा एक हो गया रिस्पोंडेंट आपका, फिर 123 वाला, फिर 223, 323, 423, 523 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप पूरा डेटा कलेक्ट कर लेते हो। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसमें कि एक पर्टिकुलर गैप के बाद हम चूज करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, आइए इसके बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बहुत मजेदार सैम्पलिंग है। देखिए फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, टू स्टेप प्रोसेस इन द पॉपुलेशन इज पार्टीशन इनटू सब पॉपुलेशन और स्ट्रेटा। तो हमें क्या करना है, पहले हम पॉपुलेशन है वो हेटेरोजीनियस, उसमें मिक्स पॉपुलेशन है। तो क्या कर रहे हैं हम, उसमें सब पॉपुलेशन में उसको डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, द स्ट्रेटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इन दैट एवरी पॉपुलेशन एलिमेंट should be assigned to one and only one stratum and no population element should be omitted। मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं, हमें सबको रखना है किसी न किसी स्ट्रेटा में, और जो एक स्ट्रेटा में आ गया वो दूसरे स्ट्रेटा में नहीं आ पाएगा। विद इन द स्ट्रेटा तो हेटेरोजेनिटी कतई नहीं हो सकती, पूरा स्ट्रेटा एक जैसा होगा, होमोजीनियस होगा, एक स्ट्रेटा दूसरे स्ट्रेटा से डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जब स्ट्रेटा बन जाएंगे तो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करके पिक कर लेंगे उस स्ट्रेटा में से। ठीक है, तो काफी प्रिसीशन के साथ, काफी कम कॉस्ट के साथ में हम अपनी सैम्पलिंग कर पाएंगे। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो मैंने पहले भी बोला कि जो स्ट्रेटम है वो कैसे होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। और जितना ज्यादा जो स्ट्रेटा एक दूसरे स्ट्रेटा से डिफरेंट होगा, मतलब दो स्ट्रेटा आप अगर देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। ये सपोज करिए कि कोई पॉपुलेशन है जिसमें आप स्टडी करना चाहते हो, और ये इसके लिए जो टिक्स हैं एक पॉपुलेशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये इसमें फैले हुए हैं, राइट। कुछ इसी तरीके से मान लीजिए कि ये एरोज भी एक दूसरे तरीके की पॉपुलेशन एलिमेंट्स हैं और ये भी इसमें फैले हुए हैं इधर उधर। उसी तरीके से ये स्टार्स भी कुछ पॉपुलेशन एलिमेंट्स हैं जो पार्ट है उस पॉपुलेशन का, और ये भी स्प्रेड आउट है। तो इस तरीके की कुछ हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन है। तो पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें स्ट्रेटा बनाना है। तो स्ट्रेटा कैसे बनाना, कुछ नहीं करना, हमें हेटेरोजेनिटी खत्म करके होमोजीनियस ग्रुप्स बना लेना। ठीक है, ये यही पॉपुलेशन एलिमेंट्स हैं, मगर इनको हमने अलग अलग कर लिया। राइट, this is how we can do it, and then so something of that sort। इस तरह से हमने अलग अलग पॉपुलेशन एलिमेंट्स के स्ट्रेटा बना लिए। अब क्या करना है, जितना भी हमें सैंपल लेना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से पिक कर लेंगे। मान लो हमें 5 सैंपल लेना, तो रैंडमली इसमें से हमने 5 निकाल लिए, 5 इसमें से रैंडमली निकाल लिए, 5 इसमें से रैंडम निकाल लिए। तो दिस इज हाउ दिस, पहले स्ट्रेटा बनाया फिर रैंडमली उसमें से पिक कर लिया। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। अब देखिए स्टार वाले में टिक नहीं है और एरो नहीं है, टिक वाले में स्टार नहीं है, यानी स्ट्रेटा कैसे है, आपस में एकदम अलग अलग है, और एक में दूसरा एलिमेंट नहीं है और सारे एलिमेंट्स आ गए। राइट, दिस इज हाउ दिस इज डन, लाइक स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इज डन। राइट, सो अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट में क्या है, प्रोपोर्शनेट में बेटा ये है कि प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग में जितने भी पॉपुलेशन, सपोज करिए कॉलेज है, मान लीजिए एग्जांपल देता है, कॉलेज, उस कॉलेज में 2000 बच्चे पढ़ते हैं, 2000 में से 1000 बच्चे हैं वो साइंस के हैं। ठीक है, और 500 बच्चे जो हैं वो कॉमर्स के हैं, 300 बच्चे आर्ट्स के हैं, और 2000 बच्चे एग्रीकल्चर के हैं, 200 बच्चे एग्रीकल्चर, यानी टोटल 2000 में 1500, 300 और 200
ये 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब आपको 400 डेटा कलेक्ट करना था, तो एक तरीका तो ये है कि 4 ग्रुप हैं तो 50-50 डेटा सबसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो जब 50-50 डेटा हमने सबसे कलेक्ट करा तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी 100 डेटा अगर कलेक्ट करा, हमें 400 डेटा कलेक्ट करना है, 2000 लोग, तो 100 4 ग्रुप है, सबसे 100 ले लेते हैं। तो 100 हमने ले लिए, 1000 थे साइंस वाले, उसमें से 100 लोगों का डेटा आ गया, 500 थे कॉमर्स वाले, उसमें से 100 का आ गया, 300 में से 100 और 200 में से भी। तो सबसे हमने 100 ले लिया। अब देखिए एग्रीकल्चर में 200 ही बच्चे थे पूरे 100 पर, आपने उसमें से 100 ले लिया, यानी 50% रिप्रेजेंटेशन ले लिया। जबकि साइंस में 1000 बच्चे थे और 1000 में से आपने 100 लिया, यानी खाली 10% बच्चों का डेटा लिया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेट है। अब अगर आप इसको ऐसा कर देते कि 400 ही डेटा लेते मगर 20% ले लेते, तो 200 डेटा आप लेते साइंस से, 100 लेते कॉमर्स से, 60 ले लेते आर्ट से और 40 ले लेते एग्रीकल्चर से, तो भी 400 हो जाता और प्रोपोर्शनेट है। मतलब जितना उनका उस टोटल में से उनका हिस्सा है उतने ही परसेंट डेटा आप कलेक्ट करो, तो प्रोपोर्शन है, यानी उसी रेशियो में ले रहे हो तो प्रोपोर्शनेट, और अगर रेशियो का ध्यान नहीं रख रहे तो डिसप्रोपोर्शनेट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ज्यादातर हम प्रोपोर्शनेट ही लेते हैं। इसके बाद क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करते हैं, तो क्लस्टर सैंपलिंग में बेटा क्या है कि अलग अलग क्लस्टर्स, टारगेट पॉपुलेशन को पहले हम अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। फिर हम क्लस्टर्स का रैंडम सिलेक्शन करते हैं, यानी कई सारे क्लस्टर में से कुछ क्लस्टर्स चूज कर लेते हैं, और हर एक जो सिलेक्टेड क्लस्टर होता है उसको अब नेक्स्ट स्टेज में ले जाते हैं, यानी कि एक स्टेज में क्लस्टर चूज करा, दूसरे स्टेज में क्लस्टर के अंदर हम सैंपलिंग करेंगे, राइट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्लस्टर विद इन द क्लस्टर तो हेट्रोजेनिटी है, लेकिन क्लस्टर्स आपस में सिमिलर है। आपने कभी थाली ऑर्डर करी है, कभी रेस्टोरेंट में खाने जाओ और थाली ऑर्डर करो, तो सपोज करिए आपने भी थाली ऑर्डर करी और मैंने भी थाली ऑर्डर करी और किसी एक और बंदे ने भी थाली ऑर्डर करी, हम लोग की थाली के अंदर तो बहुत सारी वेरिएशन है, राइट। मीठा भी है और कर्ड भी है और स्पाइसेस, इट्स लाइक डिफरेंट तरीके के कई सारे उसमें से डिशेस हैं। लेकिन उस वैरायटी में अगर देखो तो जो थाली मैंने ऑर्डर करी, वही आपने करी, वही किसी और ने करी, तो उन सबको मोर और लेस वही इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, राइट। तो विद इन द क्लस्टर तो हेट्रोजेनिटी है, लेकिन क्लस्टर्स आपस में सिमिलर है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, क्लस्टर सैंपलिंग, यानी कि एक जैसे क्लस्टर्स में से कुछ क्लस्टर्स को सिंपल रैंडम सैंपलिंग करके पिक कर लिया, और उसके बाद फिर क्या किया, अब उस क्लस्टर को फर्दर अपना स्टडी कर रहे हो, जो उसमें भी सैंपलिंग जो भी अगली स्टेज में करनी है वो कर रहे हो, राइट। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। कई सारे इसके टाइप्स हैं, 1 स्टेज, 2 स्टेज, मल्टी स्टेज, राइट। 2 स्टेज में सिंपल क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी, प्रोपोर्शनेट टू साइज, यहाँ पे भी वही प्रोपोर्शन वाली बात आ जाएगी। तो ये टाइप्स हैं क्लस्टर सैंपलिंग के। तो ये हो गई। अब आप देखिए 4 आपने नॉन प्रोबेबिलिटी देखी थी, 4 आपको मैंने बताई, एसआरएस, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग, ये 4 हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब आइए देखते हैं कि क्या कभी हम जब सैंपलिंग करते हैं तो क्या कुछ गड़बड़ियां भी होती हैं, कुछ एरर्स भी होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। देखिए ये जो सर्कल्स हैं, आउटर रिंग जो है ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें पॉपुलेशन में से सैंपलिंग फ्रेम जिनको दिखा रहा है वो सैंपलिंग फ्रेम पॉपुलेशन का पार्ट है। सैंपलिंग फ्रेम में से सबको नहीं ले लेते, कईयों को छोड़ भी देते हैं, तो सैंपल हो गया उसका पार्ट, राइट। और फाइनल जो रिस्पॉन्स आया वो, तो कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है, एक तो पहली गड़बड़ सैंपलिंग फ्रेम ही गलत ले लो, यानी हमारे जो रिस्पॉन्डेंट है वो सैंपलिंग फ्रेम का पार्ट ही नहीं है, तो पहली गड़बड़ वहां पे एरर हो सकता है कि गलत सैंपलिंग फ्रेम चूज कर लिया। फिर चांस एरर का क्या मतलब है कि सैंपलिंग फ्रेम में से जो सैंपलिंग फ्रेम तो सही लिया, मगर उसमें से जो एलिमेंट्स लिए वो गड़बड़ थे, वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। फिर अगर मान लो वो सही रिप्रेजेंटेटिव भी थे तो उन्होंने रिस्पॉन्स सही नहीं दिया, उन्होंने आर्बिट्ररी भर दिया, बिना पढ़े रिस्पॉन्स दे दिया, तो रिस्पॉन्स एरर हो गया अगर उसने रिस्पॉन्स सही नहीं दिया, चांस एरर हो गया अगर सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिला, और फ्रेम एरर अगर सैंपलिंग फ्रेम ही गलत है, और तीनों मिला के टोटल हो गए सैंपलिंग एरर, राइट। अब देखते हैं कि हम आखिर सैंपल साइज डिटरमाइन जब करते हैं तो क्या क्या चीज का ध्यान रखते हैं, किस बेसिस पे करते हैं। तो भैया डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा सैंपल साइज क्या होगा। अब अगर आप कोई रिसर्च स्कूल लेवल पे कर रहे हो
और स्टेट लेवल पे कर रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो, नेशनल लेवल पे कर रहे हो, तो हर एक का सैंपल साइज डिफरेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन पे डिपेंड करेगा। किस तरह की रिसर्च है, क्वालिटेटिव है तो कम सैंपल साइज होगा, इंटरव्यू बेस्ड है कम सैंपल साइज होगा, क्वांटिटेटिव है ऑनलाइन है ज्यादा सैंपल साइज होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, कहते हैं कि जितने भी आइटम्स हों उसका कम से कम 5 टाइम्स होना चाहिए, राइट। हमारे रिस्पोंडेंट्स तो उस पर डिपेंड करेगा। कैसी एनालिसिस करनी, फैक्टर एनालिसिस करने जा रहे हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कौन सी एनालिसिस, कैसी एनालिसिस करो, उस पर डिपेंड करेगा। सिमिलर स्टडीज में क्या सैंपल साइज रखा है, वैसे ही जो और स्टडीज पहले हुई है उसमें कितना साइज था सैंपल साइज का, वो देख सकते हो। कितने एलिजिबल परसेंट है लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, मतलब हमारी पॉपुलेशन या यूनिवर्स का कितना परसेंट पॉपुलेशन प्रेजेंट है यूनिवर्स में, तो इंसिडेंस रेट वो क्या है, कितने कंप्लीटेड क्वेश्चनर हमें मिल रहे हैं, राइट। वो सब चीजें, और रिसोर्सेज हमारे पास यानी टाइम और मनी कितना, रिसोर्स कितने, इन्वेस्टिगेटर कितने, उस पर भी डिपेंड करता है। खैर, तो सैम्पलिंग साइज डिटरमाइन करने के बाद थोड़ा सा नॉन सैम्पलिंग एरर भी देख लेते हैं। तो एरर इन डेटा एक्विजिशन हो सकता है, यानी कि इनकरेक्ट रिस्पॉन्स मिल गए भाई, फॉल्टी इक्विपमेंट था, गए रिकॉर्ड करने, आवाज ही नहीं उसकी रिकॉर्ड हुई, गड़बड़ हो गई। फिर जब हमने उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन अब हम उसके ट्रांसक्रिप्ट बनाते में हमने कुछ गलती कर दी, हम उसकी जो उसने बोला है उसको लिख रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। जो उसने बोला वो हम समझ नहीं पाए, वो कहना कुछ और चाह रहा था, हम कुछ और समझे, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये गलती हो सकती है। सेंसिटिव इशू से रिलेटेड में जो रिस्पॉन्स उसने दिया, सेंसिटिव कोई क्वेश्चन आपने पूछा और उसने उसका गलत जवाब दे दिया, तो ये भी एक एरर है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा एरर नॉन रिस्पॉन्स एरर। आपने बोला भाई कि आपने अप्रोच करा रिस्पॉन्डेंट को, उसने मना कर दिया, उसने आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, नॉन रिस्पॉन्स एरर। सिलेक्शन बायस, क्या हुआ कि जो लोग सिलेक्ट हुए टारगेट पॉपुलेशन से, मतलब जिनको सिलेक्ट होना चाहिए था वो नहीं सिलेक्ट हो पाए, ठीक है। तो सैम्पलिंग प्लान ही कुछ इस तरीके का था कि कुछ मेंबर्स जो टारगेट पॉपुलेशन के थे, राइट, वो सैंपल में नहीं आ पाए, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़, सिलेक्शन बायस हो सकता है। अब देखते हैं कि कब हमको कौन सी टेक्निक लगानी चाहिए, ठीक है, कहाँ पे क्या हो। अगर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी चल जाएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन कम है, नॉन प्रोबेबिलिटी चल जाएगा। रिलेटिव मैग्नीट्यूड सैम्पलिंग एरर्स का, तो नॉन सैम्पलिंग एरर ज्यादा है, वहां पे भी आप नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए जा सकते हो, राइट। ऑपरेशनल कंसिडरेशन है, फेवरेबल, मतलब वहां पे आप नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए जा सकते हो। प्रोबेबिलिटी कब जाना चाहिए, जब हमें कंक्लूसिव चाहिए, कुछ भी रिसर्च कंक्लूसिव है, सैम्पलिंग एरर ज्यादा है, हेट्रोजेनिटी है वेरिएबल्स में पॉपुलेशन के, फेवरेबल मतलब स्टैटिस्टिकल हम टेक्निक्स लगाने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन में हम प्रोबेबिलिटी के लिए जाते हैं। तो ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप सब समझ जाएंगे क्लियरली। ये मैंने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लिख दी है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में देख लेते हैं क्या है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, लीस्ट एक्सपेंसिव है, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग है और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, नाम ही कन्वीनियंट है उसका। वीकनेस क्या है, सिलेक्शन बायस होगा, सैंपल जरूरी नहीं कि रिप्रेजेंटेटिव हो। डिस्क्रिप्टिव और कॉजल में तो कतई ना करना कन्वीनियंस। फिर जजमेंट सैम्पलिंग में आता है। जजमेंट सैम्पलिंग में लो कॉस्ट है, कन्वीनियंट है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जनरलाइजेशन नहीं कर पाएंगे आप इसमें से और सब्जेक्टिव हो जाता है। कोटा सैम्पलिंग कब करोगे आप। कोटा सैम्पलिंग की स्ट्रेंथ ये है कि सैंपल को कंट्रोल करा जा सकता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, लेकिन यहाँ भी सिलेक्शन बायस की प्रॉब्लम है और रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। स्नोबॉल का फायदा क्या है, स्नोबॉल का फायदा ये है कि रेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए काम आता है, उसको एस्टिमेट करना है, तो नुकसान ये है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स को देख लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल आसानी से समझ में आती है, रिजल्ट्स भी प्रोजेक्टेबल है। नुकसान क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम बनाना कठिन है, एक्सपेंसिव है, प्रिसीजन कम है, रिप्रेजेंटेटिवनेस आएगी नहीं आएगी, नोबडी कैन टेल। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या है, रिप्रेजेंटेटिवनेस बढ़ा भी सकती है, लेकिन डिसएडवांटेज भी यही है इसका कि रिप्रेजेंटेटिवनेस भी घटा सकती है। और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, सारे सब पॉपुलेशन आ जाएंगे, सबकी कवरेज है, प्रिसीजन है, लेकिन रेलेवेंट किस बेस पे स्ट्रेटा बनाया जाए ये कठिन है, और कई सारे एक से ज्यादा वेरिएबल्स के बेसिस पे आप स्ट्रेटा नहीं बना सकते और एक्सपेंसिव भी है। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या है, आसानी से करी जा सकती है इम्प्लीमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव है, मगर दिक्कत
इम्प्रिसाइज है क्योंकि काफी हेट्रोजेनिटी विद इन द क्लस्टर और इंटरप्रिटेशन ऐसे चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है इसमें। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कभी कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और आप मुझसे लिख के मेल करके भी पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में तो ऑब्वियसली आप लिख ही सकते हैं। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।